नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन कोर्स BHIC 131 जो इंडिया फ्रॉम अर्लिएस्ट टाइम्स टू 300 CE की अवधि पर है, उसके 15वें यूनिट में, 15वीं इकाई में आप सब लोगों का स्वागत है, इस्तकबाल है। और आज हम लोग जो बात करेंगे उसका विषय है मौर्य सल्तनत के पतन के बाद भारत की परिस्थिति, यानी इंडिया आफ्टर द मौर्यास। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां रहीं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और इसके अलावा उस जमाने की अर्थव्यवस्था क्या थी, समाज क्या था, यानी जो सियासी हालात थे उस पर भी हमारी बात होगी। और इसके अलावा जो मईशत थी और माशरा था, उसके हवाले से भी हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। तो ये दो बुनियादी चीज़ें हैं जिन पर आज हमारी गुफ्तगू होगी। मौर्य सल्तनत के बाद हिंदुस्तान के सियासी हालात और यहाँ की मईशत और जो यहाँ का माशरा है। एक बात तो पहले आपसे ये कहें कि मौर्य सल्तनत का जो अहद है वो हिंदुस्तान की तारीख में एक बहुत ही अहम, हम कह सकते हैं कि ज़रूरी अहद है, इस एतबार से कि इस ज़माने में एक बड़ी सल्तनत कायम हुई, एक बड़ा एम्पायर था। और उसके अलावा यहाँ एक केंद्रीकृत प्रशासन या एक मरकज़ी इंतज़ामिया थी, खुशहाली थी, तिजारत थी। तो कुल मिलाकर ये एक ज़रूरी दौर था। लेकिन जब मौर्य सल्तनत का ज़वाल हुआ तो उसके बाद हालात काफ़ी बदले। ये भी आप जानते हैं कि मौर्य सल्तनत के ज़वाल के सिलसिले में कई बातें कही गई हैं। एक वक्त में ये माना जाता था कि मौर्य सल्तनत का ज़वाल अशोक की जो पॉलिसीज़ थीं उनके नतीजे में हुआ। उसने बहुत ज़्यादा अमन परस्ती पर जोर दिया, पैसिफिज्म पर जोर दिया। तो उसकी वजह से जो फौजी ताकत थी वो कम पड़ गई। उसने बौद्ध लोगों को बहुत ज़्यादा सरपरस्ती दी, तो उसकी वजह से ब्राह्मणों में एक रिएक्शन हुआ, एक रद्द अमल उसका हुआ और उन्होंने सल्तनत के ख़िलाफ़ काम करना शुरू किया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, पुष्यमित्र जो शुंग वंश का बानी था, उसने मौर्यों की सल्तनत का खात्मा किया और इस नए वंश, इस नई ख़ानदानी सल्तनत को कायम किया। अब इस बात पर लेकिन कुछ अलग तरह के ख्यालात भी हाल के बरसों में आए हैं और ख़ास तौर पर रोमिला थापर ने इस बात को साबित किया है कि मौर्य सल्तनत के ज़वाल में अशोक की ऐसी कोई ख़ास जिम्मेदारी नहीं थी। इसमें कई और भी असबाब थे, ज़्यादा अहम असबाब थे। मिसाल के तौर पर जो मरकज़ी हुकूमत थी वो कमज़ोर पड़ गई थी। इसके अलावा जो पड़ोस में कुछ इंडो ग्रीक्स या हिंद यूनानी हुक्मरान थे, उन्होंने मौर्य सल्तनत की सरहदों में फौजी कार्रवाई शुरू कर दी थी। और इस तरह से जो मरकज़ी ताकत थी और जो फौजी ताकत थी उसमें कमी आ रही थी। इसका सबब अशोक की पॉलिसीज़ नहीं थी, बल्कि जो बदलते हुए सर्कमस्टांसेस थे, बदलते हुए जो हालात थे, उनकी वजह कर ये कमी आ रही थी। और ये भी सही है कि अशोक की मौत के कोई 50 साल बाद तक मौर्य सल्तनत कायम रही थी। तो उमूमी हालात के हवाले से या जो जनरल कंडीशंस हैं उनके कंटेक्स्ट में ही हम मौर्य सल्तनत के ज़वाल को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। अब इसके बाद के सियासी हालात क्या रहे,
कुछ उस पर भी हम लोग गुफ्तगू करेंगे। तो पहली बात जो हमने अभी आपसे कही वो ये थी कि जो सियासी मरकजियत थी या जो एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम था उसका ज़वाल हो रहा था। उस ज़वाल के नतीजे में मौर्य सल्तनत की जगह पर कई नई रियासतें, कई नए स्टेट्स कायम हो गए थे। और एक बड़ी बात यह हो गई कि अब हिंदुस्तान के जो सियासी हालात थे वो जोग्राफिया के एतबार से, ज्योग्राफी के एतबार से 3 हिस्सों में बढ़ गए या उनके 3 मरकज हो गए। जो शुमाली हिस्सा था यानी नॉर्थ इंडिया था, उसमें एक दूसरी वसी सल्तनत, एक दूसरा एम्पायर कायम हुआ। जो नक्शा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसमें आप देखेंगे कि कुषाण एम्पायर लिखा है और जो गहरे सब्ज रंग का और थोड़ा सा हल्के सब्ज और ब्लू रंग का जो हिस्सा आप नक्शे पर देख रहे हैं, ये कुषाण सल्तनत की सरहदें थी। और अपने उरूज के दौर में ये सल्तनत तकरीबन मगध के इलाके से लेकर मालवा, वहाँ से होते हुए जो वस्ती हिंदुस्तान था, सेंट्रल इंडिया था, उसके बाद मगरबी किनारे तक, और फिर वहाँ से शुमाल की जानिब जाते हुए सिंध और पंजाब से हिंदू कुश पहाड़ियों तक, और फिर उससे आगे अफगानिस्तान, और वहाँ से फिर सेंट्रल एशिया और चीन तक। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी इसकी सरहदें थी, कितनी वसी इसकी सरहदें थी कि मगध से शुरू होकर और वस्ती और मगरबी हिंदुस्तान से होकर और फिर शुमाल मगरबी सरहद से आगे अफगानिस्तान और वस्त एशिया और चीन तक, ये इतनी बड़ी हुकूमत थी जो कुषाण हुक्मरानों के ज़माने में हिंदुस्तान में कायम हुई। अगर आप इसके जगराफियाई इलाके को देखें तो मौर्य सल्तनत से इसकी वसअत कुछ कम नहीं थी। फ़र्क ये ज़रूर था कि मौर्य सल्तनत की बुनियाद हिंदुस्तान में थी, पाटलिपुत्र में थी, लेकिन कुषाणों की बुनियाद वस्त एशिया में थी। और वहाँ से फिर रफ्ता रफ्ता ये अफगानिस्तान और वहाँ से आगे बढ़ते हुए पंजाब और दीगर इलाकों तक आए। और हिंदुस्तान में इनके आने के बाद इनकी जो राजधानी, इनका जो कैपिटल रहा, जो इनका दारुस सल्तनत था, वो पेशावर था। अब ये पाकिस्तान में है, वहाँ के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में। और पेशावर उन दिनों पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था। तो ये उनका कैपिटल था। इसके बाद आप देखेंगे इसी नक्शे में जिसकी हम आपसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल मगरबी किनारे पर जहाँ पर कुषाण सल्तनत की सरहदें ख़त्म होती हैं, एक छोटा सा हिस्सा है जिस पर लिखा है वेस्टर्न सैट्रप्स या मगरबी क्षत्रप। ये एक छोटी सी डायनेस्टी थी जिसका ताल्लुक सीथियन से था, उनके बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे। फिर उससे नीचे आप देखिएगा कि एक खासा बड़ा हिस्सा है जो हल्के सब्ज रंग में है, और ये सातवाहन एम्पायर लिखा है इसमें, यानी ये सातवाहनों की सल्तनत थी। तो पहला हिस्सा हो गया शुमाली हिंदुस्तान का, दूसरा हो गया ये सातवाहन सल्तनत का, जो आज के अगर आप जोग्राफियाई माने में देखें तो दक्कन का इलाका है। आप उसके नीचे जब नज़र डालेंगे तो आपको 2 नाम मिलेंगे, पांड्यन किंगडम जो मगरबी किनारे पर है, और मशरक़ी किनारे पर आपको एक नाम मिलेगा चोलास। तो ये 2 छोटी छोटी रियासतें थीं जो इस ज़माने में उभर रही थीं, और इस तरह 3 इकाइयाँ हो गई थीं, शुमाली हिंदुस्तान, दक्कन, और फिर ये जो बिल्कुल जुनूबी हिस्सा है जिसे हम लोग पेनिनसुलर इंडिया का भी नाम देते हैं, वो हिस्सा जहाँ पर एक तिकोनी शक्ल बन जाती है हिंदुस्तान के नक्शे की, और इसके 3 तरफ आप देखेंगे कि पानी है। इसके मगरिब में बहर अरब है या अरेबियन सी है, इसके जुनूब में इंडियन ओशन या बहर हिंद है,
और इसके मशरक़ में खलीज बंगाल है या बे ऑफ बंगाल है। तो ये जो है इलाका है जो बिल्कुल जनूबी हिस्सा है हिंदुस्तान का, ये पेनिनसुलर इंडिया भी कहलाता है। और इस पेनिनसुलर इंडिया में ये जो जजीरा नुमाए हिंद, अगर हम उर्दू में कहें तो जजीरा नुमाए हिंद का जो हिस्सा है, यहाँ पर आपको दो सल्तनतों का नाम मिलेगा, मगरिब में पांड्यज और मशरिक़ में चुगलस। तो ये वो नया सियासी मंजरनामा था हिंदुस्तान का जो मौर्य सल्तनत के ज़वाल के बाद उभरता है या मौर्य सल्तनत के ज़वाल के बाद हमारे सामने आता है। अब इससे पहली बात जो आप समझ सकते हैं वो ये कि अब मरकजियत नहीं रही, ऐसी कोई सल्तनत नहीं रही जो एक बड़े वसी इलाके में रही हो और जिसका के असर बराह रास्त या बिलवास्ता हिंदुस्तान के बड़े इलाके पर हो। कुशानों की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कुशानों का मामला थोड़ा मुख्तलिफ है और उस पर अभी हम लोग बात भी करेंगे। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मशरक़ी हिंदुस्तान के हिस्से से, यानी ईस्टर्न इंडिया से। ईस्टर्न इंडिया से हम लोग इसलिए शुरू कर रहे हैं कि यही वो इलाका है जहाँ मौर्य सल्तनत का मरकज़ था, जिसे हम मगध भी कह सकते हैं और आज के हिसाब से देखें तो बिहार का इलाका भी कह सकते हैं। जब मौर्य सल्तनत का ज़वाल हुआ तो यहाँ पर एक नया ख़ानदान इक़्तिदार में आया और इसको शुंग ख़ानदान कहते हैं, या ये शुंग हुक्मरान थे, शुंग रूलर्स थे, शुंग डायनेस्टी थी, जिसने कि अब मगध के इलाके पर कब्ज़ा किया। और इन लोगों का असर या इनकी हुकूमत पाटलिपुत्र पर रही और इससे थोड़ा और मगरिब की जानिब अयोध्या और विदिशा, तो पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा, इन तीन इलाकों पर शुंग ख़ानदान की हुकूमत कुछ अरसे तक रही, मगर इनका सियासी असर कोई ज़्यादा नहीं है। और अगर हम लोग मौर्य सल्तनत को जहन में रखें और उससे हम मुकाबला करें, उससे हम मुवाजना करें, तो ये एक बहुत ही छोटी और बहुत ही मामूली सी हुकूमत है, जिसका कि उस ज़माने की सियासी हालात या उस ज़माने की जो सियासत है उसमें कोई बहुत अहम मकाम नहीं है। एक दूसरा नाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, खारवेल। खारवेल उड़ीसा का हुक्मरान था, कलिंग जो उस जमाने में था। आप जानते हैं कि कलिंग की फतह अशोक ने की थी, लेकिन अशोक के मरने की कोई निस्फ सदी बाद, 50 साल बाद जो हालात थे उन पर अगर हम गौर करें तो ये वाज़ेह है कि कलिंग मौर्य सल्तनत से अलग हो चुका था। यहाँ एक नए ख़ानदान की हुकूमत हो गई थी और इसका जो सबसे अहम हुक्मरान था वो खारवेल था। खारवेल के बारे में जो तफसीलें मिलती हैं, जो डिटेल्स मिलते हैं, उनसे जाहिर होता है कि वो एक कामयाब फातह था, कॉन्करर था, जिसने मशरक़ी साहिल पर, ईस्टर्न कोस्ट पर अपनी हुकूमत को कायम किया, मजबूत किया। वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था, इंतज़ामी उमूर में भी उसको खासी सलाहियत हासिल थी और वो एक बेनेवोलेंट रूलर भी था। कहीं कहीं पर शायद आपको टाइपिंग की कुछ गलतियां नज़र आए तो आप उसको दरगुजर कीजिएगा। तो ये बेनेवोलेंट रूलर भी था क्योंकि इसने बहुत सारे फलाही काम किए, यानी जो अवाम थे उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनको राहत पहुंचाने के लिए उसने कई काम किए। अब इस बात का भी जिक्र होता है कि उसका ये जो रवैया था उसकी बुनियादी वजह ये थी कि अशोक ने धम्म की पॉलिसी के ज़रिए जो एक मॉडल, जो एक मिसाल पेश की थी, उसका असर उसके बाद के हुक्मरानों पर भी रहा और इनमें खारवेल की मिसाल बहुत अहम है। तो ये दो सल्तनतें हैं, शुंग ख़ानदान की हुकूमत है, खारवेल की हुकूमत है और इसका असर
आप हम अगर देखें तो मशरक़ी हिंदुस्तान में महसूस किया जाता है। तो ये एक इलाका हो गया, और कुछ दिनों के बाद इस इलाके का एक हिस्सा यानी मगध का हिस्सा, जो शुंग खानदान का हिस्सा रहा था, हुकूमत का हिस्सा रहा था, उस पर कुषाणों ने कब्जा कर लिया। लेकिन उस पर फिर हम बात करेंगे। अब हम लोग बिल्कुल दूसरे सिरे पर शुमाल मगरबी हिंदुस्तान पर नजर डालेंगे। ये जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का इलाका है, ये हिंदू कुश पहाड़ियों से आगे का, बियॉन्ड द हिंदू कुश का इलाका है। और यहाँ पे जो हुक्मरान हैं वो हिंदुस्तानी नहीं है, बल्कि आप एक तरह से कहें कि गैर मुल्की है। इनको कहीं यवन कहा गया है, कहीं इंडो ग्रीक कहा गया है, यानी हिंद यूनानी हुक्मरान। ऐसे हुक्मरान जिनकी बुनियाद तो यूनानी नस्ल में थी, लेकिन वो हिंदुस्तान से भी मुतासिर थे। और हकीकत ये थी कि ये जो इंडो ग्रीक्स थे, इनकी हुकूमत वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया पर थी शुरू के दौर में। वहां से इन्होंने सल्तनत की तौसी की, उसका एक्सपेंशन किया, और ये अफगानिस्तान के इलाके तक आ पहुंचे। और यहीं पर इनकी जो कैपिटल, इनका कैपिटल सिटी इनकी जो थी, या इनकी का जो दारुल सल्तनत था, वो बैक्ट्रिया का शहर था। बैक्ट्रिया के जो हुक्मरान थे वो बुनियादी तौर पर यूनान से मुतासिर थे। जो सेल्यूसिड सल्तनत थी, यानी वो सल्तनत जो सेल्यूकस के जरिए कब्जा किए गए इलाकों पर कायम थी, और फिर इसमें जो दूसरे ग्रीक रूलर्स थे उनके इलाके भी शामिल हो गए। उनसे ही ये इंडो ग्रीक्स जुड़े थे। तो ये पहले बैक्ट्रिया में आए, अफगानिस्तान और कुछ वस्ती एशिया का इलाका रहा, लेकिन इन्होंने और भी अपनी तौसी जारी रखी, और इस तरह ये हिंदू कुश पहाड़ियों तक आ गए, और फिर उससे आगे ये पंजाब में भी आ गए। पंजाब में इनके आ जाने के बाद इनका जो असर था बैक्ट्रिया पर, वो कमजोर पड़ गया, और अब ये बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान की सियासत या हिंदुस्तान की सियासी जिंदगी का हिस्सा बन गए। इनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन हैं। मिसाल के तौर पर सिक्कों के मामले में ये माना जाता है कि सोने के सिक्के पहली बार इंडो ग्रीक्स ने हिंदुस्तान में शुरू किए। इसी तरह की एक और सल्तनत कायम होती है, एक और शाही खानदान हिंदुस्तान में आता है, जिन्हें शक या सीथियंस कहा गया। सीथियंस या शक, जो हम अंग्रेजी में सीथियंस लिखते हैं, संस्कृत में शक लिखते हैं, ये हुक्मरान भी वस्त एशिया से ताल्लुक़ रखते थे, और वस्त एशिया से हिजरत करके, माइग्रेट करके, कुछ फतूहात के जरिए ये लोग भी हिंदुस्तान में पंजाब के इलाके में आए। जहां बैक्ट्रिया के हुक्मरान या जो इंडो ग्रीक रूलर्स थे, उन पर यूनान के असरात थे। यूनान की जो रिवायतें थीं, यूनान के जो इंतज़ामी मामलात थे, उनका असर था। वहाँ सीथियंस पर ईरान का असर ज़्यादा था। तो ईरान की जो सियासी रिवायत रही थी, जो सियासी इंतज़ामात वहाँ के रहे थे, उससे ये मुतासिर थे। अब रफ्ता रफ्ता ये हुआ, अभी फौरी तौर पर नहीं, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये हुआ कि ये इंडो ग्रीक्स और सीथियंस, ये हिंदुस्तान की जो आबादी थी उसमें जम हो गए, उसका हिस्सा बन गए। इन्होंने हिंदू मज़हब कबूल कर लिया, और हिंदू मज़हब कबूल करने के बाद इनकी ज़िंदगी हिंदुस्तान का जो एक कल्चर था, हिंदुस्तान की जो एक तहजीब थी, तमद्दुन था, उससे मुतासिर हुई। और रफ्ता रफ्ता इनकी जो एक अलग पहचान थी, ये जो बाहर से आने वाले हुक्मरान के तौर पर थे, वो पहचान इनकी ख़त्म हो गई, और ये हिंदुस्तानी हुक्मरानों के ज़ुमरे में शामिल हो गए। तो हम लोगों ने दो
किनारों की बात अभी की हिंदुस्तानी जगराफिया के सिलसिले में, एक जो बिल्कुल मशरक़ी हिस्सा था और दूसरा जो शुमाल मगरबी इलाका था। इन दो का जिक्र हमने इसलिए आपके साथ किया कि इनसे हम जो उस वक्त की जगराफियाई सरहदें हैं उनका तयन कर सकते हैं, नहीं कहाँ तक हिंदुस्तान और उस पर हुकूमत करने वाले जो ख़ानदान थे वो अपना असर रखते थे। अब हम लोग आ जाते हैं कुशान हुकूमत की जानिब या कुशानों की सल्तनत की जानिब, जो कि शुमाली हिंदुस्तान में एक बड़े इलाके में फैली थी। और जैसा हमने आपसे कहा, इनका असर हिंदुस्तान से बाहर कुछ वस्त एशिया में, कुछ अफगानिस्तान के इलाके में और फिर चीन के इलाके तक था। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग कुछ इलाकों में एक से ज़्यादा शाही ख़ानदानों की बात कर रहे हैं। इंडो ग्रीक्स हैं, सीथियंस हैं, कुशान्स हैं, ये सब हम लोग कह रहे हैं कि कुछ सेंट्रल एशिया, कुछ अफगानिस्तान में इनका असर था। तो इसकी दो वजह है। एक तो ये कि जो जगराफियाई सरहदें थी वो बहुत वाज़ेह नहीं थी, तो कुछ इलाके एक सल्तनत में थे, कुछ दूसरी सल्तनत में थे। और दूसरे ये कि जो उसका जो टाइम फ्रेम है उसमें भी फ़र्क था। कहीं एक सूरत हाल थी, वक्त गुजरने के बाद वहाँ सूरत हाल बदल गई। और जो बात हम आपसे बिल्कुल शुरू में कह चुके थे कि इस ज़माने में एक मरकज़ी हुकूमत नहीं थी, बल्कि मुख्तलिफ इलाकाई सल्तनतें कायम हो गई। तो इलाकाई सल्तनतों के मामले में ये होता है कि उनकी सरहदें बदलती रहती हैं और ये कि अलग अलग वक्तों में उनका उरूज और ज़वाल होता रहता है। लेकिन इस दौर की जो सबसे अहम सल्तनत है वो कुशानों की सल्तनत है। अब कुशानों का भी ताल्लुक वस्त एशिया से था, सेंट्रल एशिया से था। और वहाँ पर एक कबीला था जो बड़ा अपने वक्त का बहुत ही ताकतवर कबीला था। इसका नाम था यूची। यूची कबीला वस्त एशिया में उस ज़माने की तारीख में बहुत ही ताकतवर, बहुत ही अहम कबीला था। और इसी कबीले से कुशानों की बुनियाद जुड़ी थी। इनका जो डिसेंट है, इनकी जो पैदाइश है, वो यूची कबीले से जुड़ी है। उसी का ये एक तरह से सक्सीडिंग पावर रहे थे। हमने पहले भी आपसे कहा कि इनका जो कब्जा था वो एक लंबे इलाके में था, चीन से लेकर मगध तक। और इनमें जो सबसे अहम हुक्मरान था वो कनिष्क था। कनिष्क के बारे में कई तरह की मालूमात हमें हासिल हैं। पहले तो एक दिलचस्प बात आपको ये बताएं कि कनिष्क के ज़माने में ही एक नया कैलेंडर, एक नया एरा या तक़वीम का आगाज़ होता है। और ये 78 BCE में है और इसे शक एरा या शक तक़वीम कहते हैं। अब जानते हैं कि तक़वीम का ताल्लुक़ तारीख़ों के तयन से होता है, क्रोनोलॉजी से होता है। और जो साल गुज़रते हैं हम लोग किसी एक तक़वीम या किसी एक कैलेंडर के तहत उनका शुमार करते हैं। जैसे हम लोग आजकल ईसवी सदी के बारे में बात करते हैं, हमारे आगे ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो हम लोग जब से ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू हुआ है उससे आज तक 2022 साल गुजर गए, तो हम लिखते हैं कि 2022 CE या कॉमन एरा में हमें। आज से कोई 100 साल पहले हम लोग 1922 CE में थे। तो जैसे जैसे वक्त बदलता है हम लोग उस कैलेंडर के मूवमेंट में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये 78 BCE शक एरा के आगाज का साल है और इसका ताल्लुक कनिष्क से रहा है। कनिष्क का ताल्लुक बौद्ध मजहब से भी था और उसी के ज़माने में जो आखिरी अहम बौद्ध संगीति है या बुद्धिस्ट काउंसिल है उसका उसको होल्ड किया जाता है, वो मुनक़द होती है। और इसमें बौद्ध मजहब में जो कुछ तब्दीलियाँ आ गई थी उनके मुताबिक कुछ तरमीम और कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ अडेप्टेशन होते हैं। तो कनिष्क की जो तारीख़ है वो बौद्ध मजहब के सिलसिले में भी, बुद्धिज़्म के सिलसिले में भी बहुत अहम है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि कुछ वक्त के गुजरने के बाद चीन और वस्त एशिया से कुशानों की हुकूमत
कमज़ोर पड़ने लगती है। और बुनियादी तौर पर अगर हम लोग हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में इनका कब्ज़ा मगरबी हिंदुस्तान से लेकर गंगा के मैदानी इलाकों से और मालवा से होकर गुजरता था। जो गंगा का मैदान है वो इनके सल्तनत या इनके स्टेट का नॉर्दर्न पार्ट था, मालवा उसका सेंट्रल पार्ट था, और जो मगरबी साहिल का इलाका था वो इसकी मगरबी सरहद थी। अपने आप में ये भी एक वसी सल्तनत थी, और अगर इसका हम लोग उस वक्त की दूसरी सल्तनतों से मुकाबला करें तो सिर्फ सातवाहनों की सल्तनत ऐसी थी जो कनिष्क या उसके जो सक्सेसर्स थे, जो कुषाण थे, उनकी सल्तनत के मुकाबले में एक बड़ी सल्तनत कही जा सकती है। लेकिन कुषाणों की हुकूमत का एक दूसरा अहम मर्तबा था, एक दूसरी अहमियत थी, और वो ये कि इस ज़माने में तिजारत को बहुत फ़रोग़ हासिल हुआ। हमने आपसे कहा था कि चीन तक एक ज़माने में कुषाणों का कब्ज़ा था। इसका नतीजा ये हुआ कि चीन से लेकर और शुमाल मगरबी इलाके से होते हुए गंगा के मैदानी इलाके से और मगध से तिजारत को काफ़ी फ़रोग़ मिला। मईशत के हवाले से हम लोग इसकी बात करेंगे। लेकिन जो दिलचस्प बात यह है कि इसी ज़माने में हिंदुस्तान से होते हुए चीन और रोम के बीच जो तिजारत हो रही थी, और जिसमें ज़्यादातर रेशमी कपड़ों की तिजारत होती थी, सिल्क ट्रेड था, तो उस ज़माने में इसके लिए एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उस रास्ते के लिए जहाँ से ये तिजारत होती थी, और उसको हम लोग सिल्क रूट कहते हैं या राह रेशम कहते हैं। और ये कुषाण हुकूमत के इलाकों से गुजरते हुए चीन और हिंदुस्तान को जोड़ने वाला रास्ता था। आज भी आप देखिएगा सिल्क रूट का जिक्र अक्सर आता है, और ये उस ज़माने में तजारत के मामले में सबसे अहम तजारती रास्ता था या ट्रेड रूट था, जो मुख्तलिफ इलाकों से हिंदुस्तान को जोड़ता था और हिंदुस्तान की तजारत को इससे फ़ायदा पहुंचा था, उसको फ़रोग़ मिला था। इसके बाद अगर हम लोग एक और हिस्से की बात करें, हम लोगों ने अभी तक मशरक़ी हिंदुस्तान की बात की है, हम लोगों ने मरकज़ में शुमाली हिंदुस्तान उसकी बात की है, और फिर जो शुमाल मगरबी सरहद है उसकी बात की। ये दरअसल आप देखें तो हार्टलैंड था या कोर एरिया था हिंदुस्तान की तारीख का। लेकिन हमने पहले भी मैप में आपको दिखाया था कि मगरबी हिंदुस्तान में एक छोटी सी रियासत और थी, सल्तनत और थी, जो शक हुक्मरानों के तहत थी या उनके हुकूमत का इलाका था मगरबी हिंदुस्तान में। इनका जो इलाका था वो कुषाणों की सल्तनत से और जनूब में था, और अपने उरूज के ज़माने में यहाँ के जो हुक्मरान थे, जो शक कहलाते हैं या इनको सैट्रप्स या छत्रप भी कहते हैं, इनकी अहमियत थी। इन्होंने कुषाणों के ज़वाल का फ़ायदा उठाते हुए मालवा, सौराष्ट्र, गुजरात और शुमाली कोंकण, इन इलाकों पर कब्जा किया था, और इनका जो सबसे अजीम, सबसे अहम बादशाह था वो रुद्रदामा या रुद्रदामन था। उसके हवाले से एक इंफॉर्मेशन जो हमें मिलता है मौर्य सल्तनत के बारे में, वो ये है कि मगरिब में यानी गुजरात का जो इलाका है वहाँ तक मौर्यों की हुकूमत थी, और वहाँ एक बड़ी झील की तामीर चंद्रगुप्त मौर्य ने कराई थी। उसका इंफॉर्मेशन रुद्रदामन के इंस्क्रिप्शन से मिलता है। तो उससे इस बात की भी तस्दीक होती है कि मौर्य सल्तनत गुजरात के इलाके तक फैली हुई थी, और जो यहाँ शक हुक्मरान इक़्तिदार में आए, ये उसी अमल का नतीजा थे, उसी प्रोसेस का नतीजा थे जो मौर्य सल्तनत के ज़वाल के बाद हिंदुस्तान में देखा गया, यानी सियासी इंतशार
और इलाकाई सल्तनतों का क़याम। अच्छा, शक लोगों के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है, जो शायद आपकी नज़र में भी हो, कि इन्हीं के ज़माने में, और कुशानों ने भी इसको अपनाया, एक लफ्ज़ बादशाह के लिए इस्तेमाल होने लगा जो शाहानुशाही था, शाहानुशाही। और हम लोग उर्दू में या फ़ारसी में भी शहनशाह का लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं, एक तो बादशाह होता है, और बादशाह से ज़्यादा अहम, ज़्यादा बड़े इलाके पर हुकूमत करने वाला, ज़्यादा ताकतवर हुक्मरान शहनशाह होता है। तो शहनशाह का ये जो लफ्ज़ है, हम जो शहनशाहों की बात करते हैं, वो इन्हीं शक हुक्मरानों के हवाले से जुड़ी हुई है। और इनका कब्ज़ा, जैसा कि आपने देखा, मालवा और सौराष्ट्र, गुजरात और कोंकण के इलाकों पर था। एक दिलचस्प बात और आपको बताएं, जबकि ये 300 BC से कुछ 300 CE से कुछ आगे है, कि इसी इलाके के जो शक हुक्मरान थे, जिनको वेस्टर्न क्षत्रप भी कहा गया है, मगरबी क्षत्रप या सैट्रैप्स भी कहा गया है, इनसे गुप्त खानदान के जो हुक्मरान थे उनकी लड़ाई हुई है। और चंद्रगुप्त सानी, जो विक्रमादित्य भी कहलाता है, उसने इन वेस्टर्न क्षत्रप्स को, मगरबी क्षत्रप को, छोटे छोटे कई ऐसे रूलर्स थे जो क्षत्रप कहलाते थे, उनको शिकस्त दी, उनको हराया, और इस तरह मगरबी साहिल तक गुप्त हुकूमत का भी कब्जा हुआ। और वहाँ से फिर तिजारत या ट्रेड के मामले में, ओवरसीज ट्रेड के मामले में काफ़ी तब्दीली आई, काफ़ी तरक्की हुई। और गुप्त हुक्मरानों के दौर में जो एक हम लोग खुशहाली देखते हैं, जो एक प्रॉस्पेरिटी देखते हैं, उसकी एक बड़ी वजह ये वेस्टर्न ट्रेड भी था। तो आप इससे ये भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो शक हुक्मरान थे, उनके पास जो माशी वसाइल थे या जो तजारती वसाइल थे, उनकी ज़्यादा कमी नहीं थी। लेकिन सियासी मामले में उनका इक़्तिदार बहुत ज़्यादा नहीं था, उनका इक़्तिदार कमज़ोर हो चुका था, और इसीलिए उनकी हुकूमत ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। और उस इलाके की जो माशी खुशहाली थी, जो तजारत की तरक्की याफ्ता शक्ल थी, उसका फ़ायदा गुप्त हुक्मरानों ने हासिल किया। अब हम लोग एक और इलाके की तरफ नज़र करें, और ये मरकज़ी हिंदुस्तान का इलाका है, जहाँ आप कई छोटी बड़ी कबायली रियासतों का वजूद देखेंगे। ट्राइबल किंगडम्स हैं, ट्राइबल स्टेट्स हैं। आपने गौर किया होगा कि अब तक जिन इलाकों की हम लोग बात कर रहे थे, उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर मुस्तहकम सल्तनतें कायम हुई थी, चाहे कम वक्त के लिए हो या ज़्यादा वक्त के लिए हो, लेकिन ऐसी सल्तनतें कायम हुई थी जिन्होंने अपने इलाके में अपना असर एक खासे लंबे अरसे तक कायम रखा। लेकिन जिन रियासतों की हम लोग अब बात करने जा रहे हैं, यानी जो कबायली रियासतें हैं, वो सही मायनों में उस दौर के सियासी इंतशार या पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन को जाहिर करती हैं। पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन इस एतबार से कि मौर्यों के ज़माने में ये इलाका मौर्य सल्तनत के मातहत था, लेकिन बहुत ज़्यादा तफसील इसके बारे में नहीं मिलती है। ये कहना मुमकिन नहीं है कि किस हद तक मरकज़ी हुकूमत का यहाँ असर था, और किस हद तक यहाँ जो अपनी कबायली रियासतें थीं, उनकी एक तरह की खुद मुख्तारी या उनकी ऑटोनॉमी थी। सूरत हाल जो भी रही हो, लेकिन जब मौर्य सल्तनत का ज़वाल हुआ, तो उसके असरात इस इलाके में भी महसूस किए गए, और यहाँ एक सियासी इंतशार की कैफियत आई, एक खलफशार की कैफियत आई, और कई छोटी बड़ी रियासतें अलग हो गईं। इनका आपस में एक कंटेस्ट भी रहा, आपस में मुकाबला भी रहा, एक दूसरे से इनकी लड़ाइयाँ भी हुई, और यहाँ पर कोई एक मुस्तकिल या कोई एक मुस्तहकम सल्तनत के बारे में हम
ज़्यादा मालूमात नहीं रखते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुख्तलिफ छोटी बड़ी सल्तनतें थीं और उनके बीच में एक आपसी कशमकश थी, एक आपसी मुसाबकत थी, मगर ये क्या थी इसके बारे में कहना मुश्किल है। अब जो मालूमात हमें हासिल हैं इन लोगों के बारे में, वो ज़्यादातर एक ख़ास माखज़ में है जिसे हम लोग वीर गाथा काव्य या बैलेट का नाम देते हैं। ऐसी कहानियाँ जो किसी इलाके के जो बड़े जांबाज सिपाही सालार थे, जो बड़े वॉरियर्स थे, ग्रेट वॉरियर्स थे, उनकी ज़िंदगी की दास्तानें हैं। तो अब इसमें मुश्किल ये है कि ये दास्तानें हैं और दास्तानों में जो दास्तान गो है, जो दास्तान लिखने वाला है, कहने वाला है, उसको बड़ी आज़ादी होती है, बड़ी रियायत उसको हासिल होती है कि वो अपने हीरो के बारे में जो उसके बयानिया या उसके बैलेट का हीरो है उसके बारे में तारीफ की बातें, अच्छाई की बातें बढ़ा चढ़ा कर बयान करें। ये मसला और मकामों पर भी आता है, इसके आगे भी हम लोग इस पर बात करेंगे। तो वीर गाथा काव्य में या बैलेड या फोक लिटरेचर भी हम उसे कह सकते हैं, यानी ऐसा अदब, ऐसी तसनीफें जो बिल्कुल आम लोगों के बीच मकबूल थी या आम लोग उनसे मुतासिर थे। तो इनकी तारीखी सदाकत या जो हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी है उसके बारे में यकीन करने में कुछ दुश्वारी भी होती है। लेकिन बहरहाल ये एक दौर है, ऐसा इलाका है जहाँ कबायली रियासतें सामने आती हैं और ये कबायली रियासतें आपस की आवेजिश, आपस की कशमकश की वजह से एक इस्तेहकाम इस इलाके में नहीं ला सकती हैं या नहीं लाने में कामयाब हो सकती हैं, नहीं कामयाब होती हैं और छोटे बड़े मुख्तलिफ आज़ाद स्टेट्स या इंडिपेंडेंट स्टेट्स, आज़ाद रियासतें इस इलाके में कायम हो जाती हैं। अब अभी तक का जो सर्वे हम लोगों ने किया उसका ताल्लुक शुमाली और वस्ती हिंदुस्तान से, नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया से। लेकिन इसके बाद जो दूसरा बड़ा मरकज़ है जहाँ सियासी हालात बदलते हैं, जहाँ एक नई सियासी सूरत हाल उभरती है, वो दक्कन का इलाका है। यानी आज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र का जो जनूबी हिस्सा है और कर्नाटक का जो हिस्सा है, यहाँ एक नए शाही खानदान की बुनियाद पड़ती है। इन्हें हम लोग सातवाहन के नाम से जानते हैं, इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहते हैं क्योंकि इनका जो उरूज होता है वो उस इलाके से होता है जो अभी आंध्र प्रदेश का सूबा है। तो उस इलाके की वजह से भी इन्हें सातवाहन के अलावा आंध्र सातवाहन भी कहा गया। अब सातवाहनों की बड़ी अहमियत है जनूबी हिंदुस्तान के हिस्ट्री में, उसकी तारीख में, क्योंकि जो इस्तेहकाम मौर्यों ने शुमाली हिंदुस्तान में कायम किया था, वो इस्तेहकाम इन्होंने दक्कन के इलाके में लाया। फ़र्क इतना ज़रूर है कि मौर्यों ने जो सिलसिला कायम किया था उससे बहुत हद तक कुशानों को फ़ायदा पहुंचा, उनकी हुकूमत को इस्तेहकाम मिला। लेकिन यहाँ सूरत हाल अलग है। सातवाहनों ने अपनी सल्तनत का क़याम एक तरह से बिल्कुल बुनियादी सतह से शुरू किया। तो कुशानों के पास एक विरासत थी, सातवाहनों के पास वैसी विरासत नहीं थी। आज हम सातवाहनों के बारे में आपसे कोई ज़्यादा तफसील से बात नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह यह है कि इसी यूनिट में दूसरा भी हिस्सा है जो दक्कन और जुनूब की तारीख के बारे में है और उस पर हम लोग अपने अगले डिस्कशन में गुफ्तगू करेंगे जब हमारा मरकज़ दक्कन और जनूबी हिंद होगा। अभी सिर्फ हमने एक तारुफ के तौर पर आपको बताया कि जो नया पॉलिटिकल अलाइनमेंट हो रहा था, जो नई सियासी सफबंदी हो रही थी, उसमें दक्कन अब शुमाली हिंदुस्तान से अलग अपनी एक जुदागाना हैसियत इख्तियार कर चुका था और वहाँ एक नई, एक मजबूत हुकूमत भी कायम हो गई थी। फिर हमने आपसे ये भी कहा कि जो
पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पांड्य और चोल सल्तनतों का नाम मिलता है। एक और छोटी सी ताकत उस इलाके की, एक माइनर पावर उस इलाके का इस जमाने में, जिसको के चेर CHERA चेर वंश का नाम दिया जाता है, चेरा डायनेस्टी या चेरा खानदान का नाम दिया जाता है। और इनका जो कब्जा था वो मगरबी साहिल पर, जो अब केरल का इलाका है, यानी पांड्य सल्तनत जो थी उससे और जुनूब में इनकी हुकूमत थी, मगर ज़्यादा अहमियत पांड्य और चोल सल्तनतों को हासिल थी। और इनमें वक्त गुजरने के साथ, यानी जहाँ कदीम अहद ख़त्म होता है और एक नया अहद अर्ली मेडिवल इंडिया शुरू होता है, वहाँ इस जज़ीरा नुमाए हिंद में चोल ख़ानदान अपनी ताकत को बढ़ाने में कामयाब होता है, अपनी सल्तनत की तौसीह करने में कामयाब होता है। और जनूबी हिंदुस्तान के इस इलाके में, यानी पेनिनसुलर इंडिया में, पहली बार एक बड़ी सल्तनत, एक एम्पायर का क़याम होता है। और वो एम्पायर हिंदुस्तान से बाहर भी था। हिंदुस्तान की जो समुद्री सरहदें हैं, जो नेवल फ्रंटियर्स हैं, उनसे आगे श्री सॉरी नाम मुझे एक मिनट के लिए भूल गए, जो इलाका है सुमात्रा का और बोर्नियो का, उसमें उस जमाने में एक सल्तनत थी जो श्री विजय सल्तनत के नाम से जानी जाती है। सुमात्रा और बोर्नियो इंडोनेशिया का हिस्सा है, और उसमें उस जमाने की जो हुकूमत थी वो श्री विजय के नाम से जानी जाती थी। और वहाँ तक भी चोल हुक्मरानों का इक़्तिदार था, खलीज बंगाल पर इनका इक़्तिदार था, और किसी हद तक इन्होंने जो आज श्रीलंका का शुमाली इलाका है उस पर भी इनका कब्जा था। और ये वाहिद ऐसी ताकत है, या वाहिद ऐसी हुकूमत है, वाहिद ऐसा हुक्मरान ख़ानदान है जिसका इक़्तिदार हिंदुस्तान के समुद्री साहिल से और आगे फैला हुआ था। फर्स्ट ओवरसीज एम्पायर की बात अगर हम लोग करें तो ये चोल हुक्मरान थे, और इनकी भी ताकत का उरूज इसी ज़माने में शुरू होता है। इसके बारे में आप इसके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले कोर्स में पढ़ेंगे, या शायद अब तक आपने पढ़ भी लिया हो। लेकिन ये याद रखिएगा कि चोल एम्पायर जो है, जो सही मानों में 9th 10th सेंचुरीज में बहुत अहम बन जाता है, उसके उरूज का ज़माना यही है। एक और बात आपसे कहें कि अशोक के जो कतबात हैं, जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं, उनमें ऐसे भी कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं जो इसी इलाके में, यानी अशोक की जो सल्तनत थी उसके बिल्कुल जनूबी सिरे पर हैं। और वहाँ वो इस बात के लिए वार्निंग देता है, एक उसकी तंबीह है इस इलाके के चोल लोगों के लिए, कि वो अगर मौर्य सल्तनत के हिस्सों में आकर, उसके इलाकों में आकर कोई लूट मार करते हैं या कोई बदअमनी फैलाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी ये अंदाज़ा हमें मिलता है कि उस ज़माने में चोल हुक्मरानों की, या जो चोल कबीला था उसकी ताकत बढ़ रही थी इस हद तक कि वो मौर्य सल्तनत, जो उस ज़माने की सबसे अज़ीम शान सल्तनत थी, उसके इलाकों में भी फौजी कार्रवाई कभी कभी किया करते थे। तो कुछ और बात हम चोल हुक्मरानों के बारे में आपसे सातवाहनों के कंटेक्स्ट में कहेंगे, गरचे वो हमारा जो दौर है, यानी 300 CE तक का जो दौर है, उसके बाद की ये घटनाएं हैं, उसके बाद के ये वाक़यात हैं, मगर उनका पस मंज़र हम यहाँ देख सकते हैं। तो अभी तक हमने जो आपसे बातें की उनमें हमने जो सियासी हालात थे उसका जिक्र आपके सामने किया। अगर हम लोग उमूमी तौर पर देखें, जनरल ओवरव्यू लें, तो सियासी हालात की बुनियादी खासियत इस ज़माने में ये है कि मरकज़ी हुकूमत ख़त्म हो जाती है, इलाक़ाई सल्तनतें कायम हो जाती हैं, कुछ इलाक़ों में ये सल्तनतें मुस्तहकम होती हैं, इनका ज़्यादा अरसे तक वजूद बना रहता है, कहीं ये गैर मुस्तहकम होती हैं, इंतशार की कैफियत रहती है, सल्तनतें
बदलती रहती हैं, उरूज और ज़वाल के दौर से गुजरती हैं। तो ये दोनों पैरेलल सिचुएशन आपके सामने हैं। मरकजियत का जो खात्मा होता है उससे दोनों तरह का रद्द अमल होता है। कहीं कहीं रीजनल कंसोलिडेशन होता है, यानी जो इलाकाई ताकतें हैं उनको इस्तेहकाम मिलता है, और कहीं कहीं एक एनार्की तो हम लोग नहीं कह सकते, मगर ये कि एक डिस्टर्ब पॉलिटिकल कंडीशन, एक इंतशार की कैफियत हमें मिलती है। अब हम लोग थोड़ी सी बात मईशत और माशरे के हवाले से भी करेंगे। इस ज़माने में मईशत की जो सबसे बड़ी खूबी है, जो सबसे बड़ा फीचर है, वो है एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, ज़राअत की तौसी। चाहे वो कुशानों का मामला हो या सातवाहनों का मामला हो, ज़राअत या एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाने लगी। और उसके नतीजे में हम देखते हैं कि जो किसान हैं, जो पेजेंट्स हैं, उनकी हालत पहले से काफ़ी बेहतर होती है। कुछ कदमों में, कुछ इंस्क्रिप्शंस में हमें ये हवाले मिलते हैं कि जो दान दिए जाते थे, जो ग्रांट्स दी जाती थी, उनमें जो हुकूमत के लोग थे, जो रूलर्स थे, उनके ग्रांट्स थे, जो प्रॉस्पेरस ट्रेडर्स थे, ऐसे ताजर थे जो माशी तौर पर खुशहाल थे, उनके भी थे। और जो अहम बात जिसकी तरफ आपकी तवज्जो हम दिलाना चाहेंगे कि जो खुशहाल किसान थे वो भी दान दिया करते थे, वो भी ग्रांट दिया करते थे। अब हम लोगों का जो तस्वुर है किसान के मुताल्लिक है, या मौर्य सल्तनत में किसान की जो हालत है, उसमें उसके पास इतनी ज़्यादा दौलत कभी होती ही नहीं थी, इतने वसाइल नहीं होते थे कि वो दूसरों को दान दे सके, ग्रांट दे सके। लेकिन इस ज़माने में पेजेंट लैंड होल्डर्स के ज़रिए भी ग्रांट देने की बात मिलती है। इसका कंफर्मेशन, इसकी तौसीक कदमों के ज़रिए होती है। तो ये एक बड़ी तब्दीली आती है कि ज़राअत को काफ़ी तरक्की मिलती है, ज़राअत ज़्यादा बड़े इलाके में खेती का काम होता है, इसकी तौसीक होती है, और जो ज़राअत से जुड़े हुए लोग हैं, जो किसान हैं, उनकी माशी हालत काफ़ी बेहतर होती है। तो ये एक अहम बात है। दूसरी बात है कि इस ज़माने में इरिगेशन या आबपाशी, सिंचाई का जो काम है, उसमें खातिर खा तरक्की होती है। बहुत सारे ऐसे हुक्मरान हैं जिनके बारे में हमें मालूमात हासिल होती हैं कि उन्होंने पानी का नज़्म करने के लिए नहरें बनवाई, तालाब बनवाए। अब जैसे रुद्रदामा का जिक्र हम आपसे कुछ देर पहले कर रहे थे, जिस झील की हम बात कर रहे थे, सुदर्शन लेक की हम बात कर रहे थे, वो मौर्यों के ज़माने में बनी ज़रूर है, लेकिन उसकी असर नौ तामीर का जो मामला है, जो उसका रिनोवेशन है, वो रुद्रदामा के ज़माने में हुआ है। सातवाहनों के हवाले से भी हमें आबपाशी के निज़ाम के बारे में मालूमात हासिल होती हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद जो डिस्कशन होगा, अगला डिस्कशन, उसमें बात करेंगे। तो ज़राअत को काफ़ी अहमियत हासिल है, बादशाहों के ज़रिए ज़राअत के फ़रोग़ के काम किए जा रहे हैं, ज़राअत से जुड़े हुए जो लोग हैं वो खुशहाल हो रहे हैं। ये एक अहम बात है। दूसरी बात ये थी कि इस ज़माने में ट्रेड या तिजारत को भी बहुत फ़रोग़ हासिल हुआ। अब हम लोग शुमाली हिंदुस्तान की अगर बात करें तो एक ज़िक्र उत्तरापथ का आता है, यानी शुमाली हिंदुस्तान का रास्ता जो पेशावर से लेकर गंगा के मैदानी इलाके तक फैला था। और ये उत्तरापथ इतना अहम था तिजारत के मामले, और भी तिजारती रास्ते हैं जो मुख्तलिफ शहरों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, विदिशा को पाटलिपुत्र से जोड़ते हैं वगैरह। लेकिन उत्तरापथ की बात हम आपसे कह रहे थे, ये इतना अहम रास्ता था कि बाद में अर्ली मेडिवल पीरियड में, फिर हम आपसे कह रहे हैं, आपके सिलेबस का जो अभी का पेपर है उससे थोड़ा आगे की बात है, उस ज़माने में ये होता है कि मौर्य सल्तनत का ज़वाल होने के बाद इस इलाके में तिजारत काफ़ी बढ़ जाती है, और उत्तरापथ का अहम हिस्सा ये हो जाता है कि इसके बाद ये इलाका हिंदुस्तान में सियासी बरतरी
और माशी बरतरी की अलामत बन जाता है। चुनांचे बाद के दौर में जो हुक्मरान हैं वो उत्तरापथ स्वामी खुद को कहते हैं, यानी ऐसे लोग जिनका उत्तरापथ पर कब्जा है, उस पर उनका इख्तियार है। तो ये उत्तरापथ स्वामी का जो लफ्ज़ है, इससे ये जाहिर होता है कि उत्तरापथ का इलाका उस ज़माने में कितनी अहमियत हासिल कर चुका था, और ये अहमियत तजारत के सबब थी। दूसरा जो अहम मामला था तजारत का, वो ये था कि रोम के साथ तजारत बड़े पैमाने पर हो रही थी। हमने आपसे राह रेशम या सिल्क रूट की बात कही। तो ज़राअत और तजारत जो दो बुनियादी चीज़ें थी उस ज़माने में मईशत की, दोनों में खातिर खाह तरक्की हुई है, बेहतरी आई है। अब जहाँ तक माशरे का सवाल है, सोसाइटी का सवाल है, तो यहाँ पर दो चीज़ें हम फिर देखते हैं। एक बड़ी बात यह होती है कि जो ब्राह्मण हैं उनकी बर्तरी की अब तौसीक होती है, वो कन्फर्म हो जाती है। माशरे में ब्राह्मणों का जो हिस्सा है वो अहम हो जाता है, उनका जो रोल है, जो आप कह सकते हैं कि उनकी भूमिका है, महत्वपूर्ण हो जाती है, अहम हो जाती है। और उनको बहुत तरह की सहूलतें अब हासिल हो जाती हैं, जिनमें एक बड़ी बात यह है कि उनको लैंड ग्रांट्स या ज़मीनें दी जाने लगती हैं वजीफ़े के तौर पर, मदद माश के तौर पर। ये अल्फाज जो हम कह रहे हैं वजीफ़ा या मदद माश, ये उस ज़माने में इसका इस्तेमाल नहीं होता था, ये मिडीवल पीरियड के अल्फाज हैं, लेकिन नौयत वही थी। उर्दू में आज भी हम वही कहते हैं कि लोगों को उनकी ज़िंदगी के लिए कुछ वसाइल देने के लिए, या कुछ जो उस ज़माने के मंदिर थे उनकी आमदनी को बनाए रखने के लिए बादशाहों की तरफ से ज़मीन दी जाने लगी थी। तो इससे ब्राह्मणों का जो असर था, ब्राह्मणों की जो क़ुव्वत थी या जो उनकी ताकत थी माशरे में, वो काफ़ी बढ़ गई थी। और इस तरह आप देखेंगे कि जो ज़ातबंदी का निज़ाम था वो अब दक्कन में भी फैल चुका था, और दक्कन में इस निज़ाम के तहत ब्राह्मणों का इख्तियार, ब्राह्मणों की ताकत काफ़ी बढ़ चुकी थी। जो बाकी लोग हैं ज़ातबंदी निज़ाम में, जो और दो तीन बल्कि दर्जे हैं, उनके सिलसिले में जो तब्दीलियाँ आती हैं वो हम आगे आपसे फिर सातवाहनों के दौरे हुकूमत के हवाले से कहेंगे। ब्राह्मणों का जिक्र हमने इसलिए किया कि उनकी जो सूरत हाल है या उनका जो रुतबा था वो शुमाल में भी और जनूब में भी एक ही तरह से अहम होने लगता है। फिर जब हम माशरे की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, तो ख़वातीन के बारे में भी जिक्र ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि माशरे का जो निस्फ हिस्सा है वो ख़वातीन है। तो इस ज़माने में हम लोग ये देखते हैं कि ख़वातीन की जो हालत है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है, पहले के मुकाबले में उनके हालात काफ़ी बेहतर हैं। तिजारत में वो हिस्सा लेती हैं, माशी सूरत हाल उनकी पहले से बेहतर हो जाती है। वो कुछ जो प्रोफेशन उस ज़माने के थे, कुछ जो मुख्तलिफ ज़रिए थे एम्प्लॉयमेंट के, रोज़गार के, उसमें उनकी हिस्सेदारी होती है। और कहीं ना कहीं एक ऐसे लिबरल, एक ऐसे आज़ाद ख्याल माशरे को हम पाते हैं जो ख़वातीन की जानिब या ख़वातीन के मामले में ज़्यादा लिबरल है, उसका जो रुख है वो ज़्यादा आज़ाद ख्याल है, और बहुत सारी पाबंदियाँ जो पहले के दौर में ख़वातीन पर रही हैं अब वो उनसे कम से कम दक्कन के इलाके में बरी हो जाती हैं। अब इसकी एक सिर्फ मिसाल आपको अभी हम दें, तफसील से बात आगे होगी, कि जो सातवाहन ख़ानदान था उसमें अक्सर हुक्मरानों का जो नाम आता था तो उसमें वालिद की जगह वालदा का नाम आता था, यानी फादर का नहीं बल्कि मदर का नाम आता था। अब शतकर्णी बड़ा मशहूर हुक्मरान हुआ है, उसके बारे में हम आपसे बात आगे करेंगे, लेकिन उसका जो जिक्र आता है वो आता है गौतमी पुत्र शतकर्णी के तौर पर, यानी गौतमी का बेटा, उसकी वालदा का नाम आता है, मदर का नाम आता है। इससे भी आपको एक अंदाज़ा होगा कि दक्कन में भी और जनूब में भी जो ख़वातीन हैं उनकी हैसियत, उनका रुतबा माशरे में एक ज़्यादा बेहतर रुतबा है।
शुमाली हिंदुस्तान में हालात थोड़े अलग हैं, लेकिन फिर भी उमूमी तौर पर अगर आप देखें तो यहाँ भी ख़वातीन का हिस्सा आम जिंदगी में है, गर्चे कम है। ये बात इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इसके बाद का जो दौर है उसमें हम ये देखते हैं कि ख़वातीन की अहमियत बहुत कम हो जाती है और ऐसे कुछ उसूल बन जाते हैं, ज़ाब्ते बन जाते हैं जो ख़वातीन के बहुत सारे इख्तियारात को ख़त्म कर देते हैं, मगर वो आगे की बात है। तो अभी तक जो आपसे हमने गुफ्तगू की, अगर उसको हम लोग एक बार समअप करें, अगर उसको फिर एक बार उन बातों को हम लोग समझने की या समेटने की कोशिश करें, तो इस ज़माने में दो बातें आप देखेंगे। सियासी ज़िंदगी में मरकज़ियत ख़त्म हो जाती है, इलाक़ाई सल्तनतों का उरूज होता है, बाद इलाक़ों में सियासी खलफशार रहता है। तो सियासी सूरत हाल में ये जो वाक़यात हैं या इस तरह की जो तब्दीलियाँ आई हैं वो बहुत मुस्बत या बहुत पॉजिटिव नहीं है, अगर हम मरकज़ियत के नुक्ते नज़र से देखें। दूसरी जानिब जो मईशत का मामला है उसमें हम देखते हैं कि हालात काफ़ी बेहतर हैं। ऐसा नहीं हुआ कि मरकज़ी निज़ाम ख़त्म हो जाने के साथ जो माशी तरक्की थी, जो माशरे की सूरत हाल थी, उसमें भी कोई इंतशार या खलफशार आया, ऐसा नहीं हुआ। तो ये दो पैरेलल डेवलपमेंट्स हैं, दो मुतवाज़ी हालात हैं कि एक तरफ सियासी इंतशार है, एक खलासा है, मरकज़ी हुकूमत नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब जो इलाक़ाई सल्तनतें हैं उनके तहत माशी तरक्की हो रही है। और ये तरक्की ज़राअत के मामले में भी है, एग्रीकल्चर में भी है और ट्रेड या तिजारत में भी है। तीसरी बात जो हम लोग देख रहे हैं कि जब मईशत की सूरत हाल बदलती है तो जो समाजी तबके होते हैं उनके जो आपसी ताल्लुकात हैं वो भी बदलते हैं। कुछ तबके पहले से ज़्यादा खुशहाल हो जाते हैं। किसानों की मिसाल हमने आपको दी। किसान से यहाँ मेरी मुराद आम किसान नहीं है, बल्कि जो बड़ी ज़मीनों के मालिक किसान थे, जिसे हम लोग आजकल कुलक कहते हैं, रिच पेजेंट्री। तो रिच पेजेंट्री का हमें जिक्र मिलता है, ऐसी रिच पेजेंट्री का जिक्र हमें मौर्य सल्तनत में नहीं मिलता है। तो ये एक तबके के उरूज का ज़माना भी है। जब मईशत है, जब शहरी ज़िंदगी है, तो उसमें ख़वातीन की जानिब भी एक ज़्यादा बेहतर रवैया आता है, एक ज़्यादा लिबरल एटीट्यूड आता है, उसे भी हम लोग पाते हैं। तो सियासी और माशी और समाजी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आ रही हैं। सियासी निज़ाम को अगर हम देखें तो मरकज़ियत के ख़त्म होने से कुछ नई तब्दीलियाँ आती हैं। हम लोग अगर मरकज़ी हुकूमत के नुक्ते नज़र से देखें तो ये मुस्बत नहीं है, लेकिन अगर हम इलाक़ाई हुकूमतों के उरूज को देखें या उनके इस्तेहकाम को देखें, रीजनल कंसोलिडेशन का जो अमल है उसको देखें, तो इसकी खासी अहमियत है। और इसी तरह जब रीजनल पावर्स इमर्ज करते हैं तो उससे दो सूरत हाल होती है, या तो तजारत कम हो जाती है या तजारत बढ़ जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि तजारत बढ़ जाती है, और वो इलाके जहाँ तजारत ज़्यादा फ़रोग़ पा रही है, जहाँ तजारत का ज़्यादा उरूज हो रहा है, वहाँ सियासी इस्तेहकाम भी आ रहा है और माशरे की जो ज़िंदगी है, जो सूरत हाल है, उसमें भी तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिनका जिक्र आज हम लोगों ने किया मौर्य सल्तनत के बाद हिंदुस्तान के हालात का जायज़ा लेने में। और ज़्यादातर हम लोगों ने शुमाली हिंदुस्तान की बात की, दक्कन की बात इसके आगे होगी। अगले क्लास में जब हम लोग फिर साथ रहेंगे तो वहाँ इसकी बात होगी। और आज के इस लेक्चर के आखिर में फिर एक बार हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और ये आप कहना चाहेंगे कि आपका इस सिलसिले से, इस कोर्स के सिलसिले से जो ताल्लुक़ रहा है, हम उसका इस्तक़बाल करते हैं, उसको खुशामदीद कहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ताल्लुक़ आगे भी इसी अंदाज़ में बना रहेगा। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया।